हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम वाष्प दाब में अवनमन और राउल्ट का नियम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। राउल्ट के नियम को जानने के पहले आपको सबसे पहले वाष्प दाब में अवनमन को जानना बहुत ही क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं क्या होता है वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है क्या, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अवनमन का मतलब कमी से है ना, ध्यान देंगे। ठीक है, अवनमन इसका मतलब क्या होता है, कमी। क्या होता है, कमी। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग हटा देते हैं। हमारे पास अब क्या बचा, वाष्प दाब में अवनमन। क्या बच गया, वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना बहुत ही क्या है, जरूरी है। तो आप एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको सब चीज पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले लेंगे एक तो बीकर। क्या लेंगे, बीकर। ठीक है, जैसे कि केमिस्ट्री का लैब होता है, वहां पर एक बीकर रहता है। ठीक है, छोटा सा ऐसा। ठीक है, तो हम ये देखिए, हम सबसे पहले क्या लेंगे, बीकर लेंगे। क्या लेंगे, बीकर। मैंने उसमें डाल दिया पानी। क्या डाल दिया, पानी। ठीक है, और पानी को ही बोलते हैं विलायक। क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, विलायक। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था मैंने कि पानी को ही क्या बोला जाता है, विलायक। एक्चुअल में वो नहीं है, जिसकी मात्रा अधिक रहेगी वही क्या कहलाता है, विलायक। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पर क्या ले लिया, जल ले लिया, और इसी जल को मैंने क्या बोल दिया, विलायक। इतना समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब करेंगे क्या, बीकर में ले लिया पानी, अब इसको गर्म करेंगे। क्या करेंगे फ्रेंड्स, गर्म करेंगे। तो यहां पर ऐसा इसको क्या कर देंगे, गर्म करेंगे। ठीक है, और आपको मालूम होगा, क्या मालूम है, जब भी पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री हो जाता है तो क्या हो जाता है, उबलना शुरू कर देता है। ठीक है, उबलेगा अर्थात क्या निकलेगा फ्रेंड्स, गैस निकलेगी, वाष्प निकलेगी, भाप निकलेगा। निकलेगा नहीं, हाँ वही। ठीक है, तो यहां से क्या निकलेगा, भाप निकलेगा। भाप, भाप। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स क्या बोल रहा हूं। ठीक है, यहां पर क्या निकलेगा, भाप निकलेगा। क्या निकलेगा, भाप निकलेगा। ठीक है, और यहां पर कुछ टाइम के पश्चात हम देखते हैं कि भाप और पानी, भाप और पानी इन दोनों के मध्य साम्यावस्था स्थापित हो जाता है। समझ में क्या बोला, भाप और पानी इन दोनों के बीच में क्या स्थापित हो जाएगा, साम्यावस्था। ठीक है, तो साम्यावस्था क्या है, बताया था। ठीक है, एक्चुअल में होगा क्या भी। ठीक है, देखो यहां से पानी के वाष्प बनने की दर, समझेंगे ना, पानी से वाष्प बनने की दर। और हम लोग एक्चुअल में होता है क्या, कुछ टाइम बाद यहाँ का जो भाप होता है फिर से पानी बन के नीचे गिरना शुरू करता है। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। ठीक है, तो एक चीज आपको मालूम होगा, ये देखिए, ये मेरे पास क्या होता है, पानी। ठीक है, और एक क्या होता है, वाष्प। ठीक है, तो पानी को उबाल कर क्या बना सकते हैं, वाष्प, और वाष्प को ठंडा करके फिर से क्या बना सकते हैं, पानी। आपको मालूम होगा ये चीज होता है। पॉइंट समझ में आया फ्रेंड्स, मतलब ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय। हम लोग पानी को वाष्प बना सकते हैं और वाष्प फिर से क्या बन जाता है, पानी। अब मतलब इन दोनों के बीच क्या आ जाएगा, साम्यावस्था। कैसे, जितना पानी वाष्प में चेंज होगा उतना ही वाष्प फिर से किसमें चेंज होगा, पानी में, और ये क्रिया क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। वही क्या कहलाता है, साम्यावस्था। ये पॉइंट आपको समझ में आया क्या बोला। ठीक है, जितना पानी किसमें चेंज होगा, वाष्प में, उतना ही वाष्प फिर से किसमें चेंज होता जाएगा, पानी में चेंज होता जाएगा, और ये क्रिया चलती रहेगी। ठीक है, वाष्प यहां से निकलता रहेगा, और यहाँ पर जो भी वाष्प बन रहा है उसमें से जितना वाष्प निकलेगा उतना ही वाष्प फिर से क्या बनता जाएगा, पानी बनते जाएगा, अर्थात साम्यावस्था स्थापित हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, मतलब जल और जल के वाष्प इन दोनों के बीच में साम्यावस्था स्थापित हो जाता है। इतना समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो वाष्प है नीचे की ओर प्रेशर देता है। ये जो वाष्प है नीचे की ओर क्या देगा, प्रेशर। तो इसी प्रेशर को बोला जाता है दाब। मतलब ये कौन था, वाष्प है, और वाष्प क्या दे रहे हैं, दाब। तो वाष्प के द्वारा पानी के ऊपर डाले गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं। समझ में आ गया आपको। ठीक है, मतलब ये वाष्प, और वाष्प किसका है, विलायक का। तो विलायक के वाष्प के द्वारा विलायक के ऊपर ही डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। इतना पॉइंट आपको समझ में आया क्या। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, कुछ देर बाद हम लोग क्या करेंगे अच्छा, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया ना। ठीक है, वाष्प दाब किसे कहते हैं, सबसे पहला पॉइंट, वाष्प दाब किसे कहते हैं। तो जब पानी और वाष्प इन दोनों के बीच साम्यावस्था स्थापित हो जाता है, उसके बाद वाष्प के द्वारा विलायक के ऊपर डाले गए प्रेशर दाब को ही क्या बोला जाता है, वाष्प दाब बोला जाता है। समझ में आ गया। ठीक है, रिवाइज कीजिए, मैं परिभाषा फिर से बोल रहा हूं। ठीक है, एग्जैक्ट इसी को लिखना है आपको। क्या बोला, विलायक और विलायक के वाष्प के द्वारा, सॉरी फिर से ना, विलायक और विलायक के वाष्प इन दोनों के बीच में साम्यावस्था स्थापित हो जाने पर विलायक के वाष्प द्वारा विलायक के ऊपर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है।
समझ में आया फ्रेंड्स? ठीक है, तो सबसे पहले आपने किसको जान लिया? वाष्प दाब को जान लिया। किसको जाना आपने? वाष्प दाब। इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे? ये जो था, क्या था मेरे पास? पानी। इस पानी में डालेंगे शक्कर को डालेंगे। किसको डालेंगे? शक्कर को। ध्यान देंगे ना, ये मेरे पास क्या हो जाएगा? शक्कर। समझ में आ गया? और शक्कर को क्या बोलते हैं? विलेय बोलते हैं। क्या बोलेंगे? विलेय। यहां पर मैं इसके लिए आवासशील विलेय बोल देता हूं। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? आवासशील विलेय। इतना आपको समझ में आ गया? कुछ नहीं किया, शक्कर मिलाया हूं। अब क्या करेंगे? जैसा इसको गर्म किए थे उस वैसी प्रकार से इसको भी क्या करेंगे? गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो यहां भी गर्म करने से क्या निकलेगा? वाष्प निकलेगा। क्या निकलेगा? वाष्प। लेकिन एक चीज अंतर होगा। क्या अंतर होगा? ये जो शक्कर होता है, ये जो शक्कर होता है, इस पानी को वाष्पित होने से रोकेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? वाष्पित होगा, ठीक है, लेकिन वाष्पित जितना वाष्पन पहले होता था उतना वाष्पन नहीं होगा। अर्थात पहले जितना वाष्प निकलता था उतना वाष्प नहीं निकलेगा, उससे क्या हो जाएगा? कम निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? कम। ये पॉइंट समझ में आया आपको? ठीक है, तो जैसे ही मैंने क्या मिलाया? शक्कर। शक्कर अर्थात अवाष्पशील विलेय। तो जैसे ही विलायक पर अवाष्पशील विलेय को अर्थात शक्कर को मिलाया जाता है तो यह विलायक को वाष्पित होने से क्या करता है? रोकता है। ठीक है, तो वाष्पित होने से रोकेगा, मतलब यहाँ पर वाष्प की संख्या क्या रहेगी? कम। यहाँ पर वाष्प क्या था? ज्यादा था। यहाँ पर वाष्प कितना है? कम है। तो जब वाष्प कम है, वाष्प जब कम रहेगा तो प्रेशर भी कम पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं? ठीक है, तो वाष्प कम था तो प्रेशर भी कम पड़ गया, मतलब कमी हो गई, मतलब क्या हो गया? अवनमन हो गया। मतलब प्रेशर में क्या हो गया? कमी हो गया। मतलब प्रेशर में क्या हो गया? अवनमन हो गया। पॉइंट समझ में आया? तो वाष्प दाब में क्या हो गया? अवनमन। पॉइंट समझ में आया कैसे हुआ? इसका मतलब ये है कि यदि पानी में शक्कर मिला दिया जाए अर्थात विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाए तो यह अवाष्पशील विलेय इस विलायक को वाष्पित होने से रोकता है। वाष्पित होने से रोकने के कारण यहाँ पर वाष्प की संख्या में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और वाष्प की संख्या में कमी अर्थात वाष्प के दाब में भी क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। इसी को क्या बोला जाता है? वाष्प दाब में अवनमन। समझ में आ गया फ्रेंड्स? शक्कर की उपस्थिति के कारण इसके वाष्प में शक्कर की उपस्थिति के कारण इसके वाष्प दाब में जो कमी आती है उसी को क्या बोला जाता है? वाष्प दाब में अवनमन। समझ में आ गया आपको? तो परिभाषा कैसे लिखेंगे इसका? अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति के कारण, अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति के कारण विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाना वाष्प दाब में अवनमन कहलाता है। आपेक्षिक नहीं आया ना अभी तक, ठीक है? वाष्प दाब में क्या कहलाएगा? अवनमन। इतना आपको समझ में आ गया क्या? ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्यों? हाँ, अब एक चीज ध्यान देना आपको जरूरी है ना, ये मेरे पास विलयन है। क्यों? क्योंकि पानी में शक्कर घुल गया है, तो ये विलयन था और ये कौन था? विलायक। इसलिए नीचे लिखा है क्या? विलायक का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो बार बार आपको ये लाइन लिखना पड़ेगा। कौन सा लाइन? अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति के कारण विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। ये पॉइंट हमेशा याद रखना। कई बार ये कई जगह आपको बुक्स में बहुत सारे जगह लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये लाइन आपको याद रखना है। अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति के कारण विलयन के वाष्प दाब में कमी हो जाती है। ये लाइन आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा क्या? राउल्ट का नियम। तो राउल्ट के नियम को अब हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको इसके पहले क्या बताया था? अवाष्पशील विलेय के विलयन में उपस्थित रहने पर विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। ये पॉइंट आपको सबसे पहले लिखना है किसमें? राउल्ट के नियम में। समझ में आ गया फ्रेंड्स? क्या बोला मैंने? अवाष्पशील विलेय के विलयन में उपस्थित होने से विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। ये लिखना है सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे? राउल्ट का नियम तो बताना ही है। तो राउल्ट कौन है? तो वैज्ञानिक है। राउल्ट कौन है? वैज्ञानिक। तो राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? ताप, दाब और वाष्प दाब तीन तो लूंगा मैं, तीन तो पदार्थ लूंगा, मतलब तीन तो कारक लेंगे। क्या क्या हो जाएगा मेरे पास? टेम्परेचर T, और ये क्या हो जाएगा? P, और ये वाष्प दाब एक्चुअल में ये भी P ही है। ठीक है, लेकिन अभी समझेंगे इसको कैसे हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर दाब को हटा के ना एक्चुअल में यहाँ पर मोल प्रभाज लेना है। क्या लेंगे फ्रेंड्स? मोल प्रभाज। अब मोल प्रभाज को बोलते हैं क्या? एक्स। तो यहाँ पर मैंने तीन को लिया। क्या लिया? एक तो मैंने ताप लिया, ताप T, टेम्परेचर, वाष्प दाब प्रेशर P, और एक और लिया क्या मैंने? मोल प्रभाज। इसको किससे शो करते हैं? एक्स से। तो इन्हीं तीनों में क्या दर्शाएंगे फ्रेंड्स? संबंध। क्या दर्शाएंगे? संबंध। समझ में आ गया क्या बोला? तो अगला थ्योरी आपको क्या लिखना है? राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने ताप, वाष्प दाब और मोल प्रभाज
ताप, वाष्प दाब और मोल प्रभाज, इन तीनों के मध्य संबंध को बताने के लिए एक नियम दिया, उसे ही राउल्ट का नियम कहते हैं। ऐसा आपको लिखना है। पॉइंट समझ में आ गया आपको? ठीक है। अगला, अब मेन परिभाषा क्या है, मुख्य परिभाषा मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो मुख्य परिभाषा को जानने के लिए आपको सबसे पहले एक लाइन को जानना बहुत जरूरी है। वो लाइन क्या है? ये लाइन, विलयन का वाष्प दाब बराबर विलायक का वाष्प दाब, इन दोनों में से दोनों जो है समानुपाती होता है विलायक के मूल प्रभाज के। इतना आपको समझ में आ गया? ये लाइन आपको याद रखना पड़ेगा। क्या लिखा है? विलयन का वाष्प दाब या विलायक का वाष्प दाब, ये दोनों किसके समानुपाती होता है? विलायक के मोल प्रभाज के। कब? जब शक्कर विलयन में घुला रहेगा तब। समझ में आ गया? अर्थात अवाष्पशील विलेय विलयन में उपस्थित रहेगा, अवाष्पशील विलेय विलयन में उपस्थित रहेगा तब विलयन का वाष्प दाब या विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। ये मुख्य परिभाषा है और यही आपको लिखना है। तो पॉइंट आपको समझ में आ गया? एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, अवाष्पशील विलेय के विलयन में उपस्थित रहने पर विलयन का वाष्प दाब या विलायक का वाष्प दाब विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है, जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। इतना आपको लिखना है थ्योरी। अब आगे का काम क्या होता है? तो हमने जो बोला उसी को हमने लिख दिया, विलयन का वाष्प दाब बराबर विलायक का वाष्प दाब समानुपाती विलायक का मोल प्रभाज। ये थ्योरिकल था। इतना आपको समझ में आ गया? अब आपको मानना है, क्या मानना है? ये देखिए, सबसे पहले वाष्पशील विलायक। क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले पानी था, तो हमने पानी को क्या माना? देखिए, मेरे पास एक बर्तन था, ठीक है, मेरे पास क्या था? बर्तन था। बर्तन में क्या था? मेरे पास वाटर था। वाटर मतलब जल, और इसी जल को क्या बोलते हैं? विलायक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और विलायक, अरे विलायक कैसा होता है? वाष्पित होता है। कैसा होता है? वाष्पित, मतलब वाष्प निकलता है, मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? वाष्पशील विलायक। क्या हो जाएगा? वाष्पशील विलायक। इतना समझ में आ गया? और मैंने इसको गणित के रूप में समझने के लिए ए बोल दिया। क्या बोल दिया? ए। इतना समझ में आ गया? तो माना वाष्पशील विलायक क्या है? ए। हमेशा हम केमिस्ट्री में इस विलयन में वाष्पशील विलायक को ए ही मानेंगे, आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें डाल दिया था मैंने क्या? शक्कर। क्या डाला था? शक्कर। और इसी शक्कर को क्या बोला जाता है? विलेय। क्या बोला जाता है? विलेय। और ये विलेय जो है, ये शक्कर जो है वाष्पित नहीं होता, इसलिए इसको बोलते हैं अवाष्पशील। क्या बोलते हैं? अवाष्पशील विलेय। समझ में आया फ्रेंड्स? इसको मैं गणितीय रूप में बी बोल देता हूं। क्या बोल देंगे? बी। तो अवाष्पशील विलेय को मैंने क्या बोल दिया? बी। अर्थात शक्कर कौन है? बी। ठीक है। और विलायक पानी कौन है? ए। हमेशा ध्यान देंगे, जब भी हम आंकिक प्रश्न या मैथमेटिक्स के रूप में वाष्पशील विलायक और अवाष्पशील विलेय को लेंगे तो हमेशा हम ए और बी का यूज ही करेंगे। हमेशा पानी के लिए, हमेशा विलायक के लिए ए का यूज करेंगे, और हमेशा अवाष्पशील विलेय या फिर शक्कर के लिए हमेशा बी का यूज करेंगे। ये आपको याद रखना है। इतना समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि मैं आपको बहुत सारा आंकिक प्रश्न भी कराऊंगा, तो उसके लिए आपको ये जानना बहुत ही क्या है? जरूरी है। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है। तो दो लोग को जान डाले। तीसरा कौन था? प्रेशर, वाष्प दाब। इसके ऊपर यदि प्रेशर लगता है तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा? वाष्प दाब, क्योंकि यहाँ से वाष्प निकला था, तो वाष्प के द्वारा जल के ऊपर, विलायक के ऊपर डाले गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं। तो वो वाष्प दाब क्या हो जाएगा? प्रेशर पी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वाष्प दाब क्या हो जाएगा? पी, और एक बच गया था कौन? मोल प्रभाज। इसको मैंने क्या मान लिया? एक्स। तो मोल प्रभाज क्या हो जाएगा? एक्स। इतना आपको समझ में आया क्या? ठीक है। तो ये कुछ चीजें हमने मान लिया। अब नियम के अकॉर्डिंग हम कुछ काम करेंगे। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए, नियम क्या बोला था? विलयन का वाष्प दाब बराबर विलायक का वाष्प दाब समानुपाती विलायक का मोल प्रभाज। इतना आपको समझ में आ गया? इधर देखिए, विलयन का वाष्प दाब, तो वाष्प दाब को क्या बोलते हैं? पी। तो सबसे पहले लिखूंगा पी। ठीक है, किसका? विलयन का। तो विलयन का हम लोग यहाँ पर टोटल सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग या तो विलायक का यूज करेंगे या तो फिर विलेय। विलयन का और विलायक का, यहाँ पर दोनों एक्चुअल में एक ही टाइप का। ठीक है, तो हम किसी एक को यूज करेंगे ना। हम यूज करते हैं किसको? विलायक के लिए। किसके लिए यूज करेंगे? विलायक। तो विलायक का वाष्प दाब, क्योंकि यहाँ पे मैंने विलायक लिख दिया है तो यहाँ पर विलायक को लेना ज्यादा सफिशिएंट है। ठीक है, तो विलायक फिलहाल विलयन को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है? बराबर है। विलायक का हो चाहे विलयन का हो, दोनों का वाष्प दाब आपस में हम लोग क्या ले लिए? बराबर ले लिए। ठीक है, तो हम इसको लेके चलते हैं। किसको? विलायक का वाष्प दाब। तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा? पी। तो मैंने लिख दिया क्या? पी। लेकिन किसका? विलायक का। किसका? विलायक। तो उसको लिखेंगे कहाँ? ए। नीचे भी लिखना है, ध्यान देंगे,
कहाँ लिखेंगे? नीचे में। अब एम एस को ध्यान दीजिएगा, पी के नीचे में क्या लिखा है? ए, तो इसका हिंदी नाम क्या हो जाएगा? ए कौन है? विलायक। पी कौन है? वाष्प दाब। तो विलायक का वाष्प दाब हिंदी नाम है। आपको समझना है इसको, इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद पी ए के बाद क्या है यहाँ पर? समानुपाती। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? समानुपाती। समझ में आ गया? इधर क्या लिखा है? मोल प्रभाज, और मोल प्रभाज को क्या माने थे? एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स। इतना आपको समझ में आ गया। लेकिन मोल प्रभाज किसका है? विलायक का। तो विलायक आगे कहाँ? नीचे। इतना आपको समझ में आ गया क्या फ्रेंड्स? इतना आपको समझ में आ गया? तो यही क्या होता है? नियम। तो नियम में जो था उसको हमने गणितीय रूप में लिख दिया, तो क्या हो जाएगा? पी ए समानुपाती एक्स ए। पी ए समानुपाती एक्स ए कहां से आया? तो नियम से आया। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है। अब आप लोग पर्टिकुलर जानते होंगे, क्या जानते हैं? कि समानुपाती को हटाते हैं तो एक नियतांक लगाना पड़ता है। ठीक है, तो हम भी यहाँ पर एक नियतांक का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? पी ए बराबर एक नियतांक लगाएंगे, उसका नाम क्या हो जाएगा? के इंटू क्या हो जाएगा? एक्स ए। के इंटू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? एक्स ए। ठीक है, ये जो के है इसी को बोलेंगे क्या? समानुपाती नियतांक। यहां पर लिख देंगे, जहां के बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? समानुपाती नियतांक। इतना समझ में आ गया क्या आपको? ठीक है। अब करना क्या है? के का मान को जब हमको ज्ञात करना होता है, किसका मान ज्ञात करेंगे? के का मान। तो के के मान को ज्ञात करने के लिए पानी को शुद्ध लेना पड़ता है। यहां हमने पानी का वाष्प दाब तो बोल दिया, लेकिन शुद्ध पानी का वाष्प दाब बोले क्या? नहीं। ठीक है, तो एक्चुअल में होगा क्या कि के का मान अर्थात समानुपाती नियतांक को मान को ज्ञात करने के लिए विलायक को क्या लेना पड़ेगा? शुद्ध लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? शुद्ध। समझ में आ गया? तो जब भी हम शुद्ध की बात करेंगे तो वहां पर यहां पर लिखेंगे ना, शुद्ध विलायक के लिए। किसके लिए फ्रेंड्स? शुद्ध विलायक के लिए। तो जब भी शुद्ध विलायक की बात करेंगे तो यहां पर एक्स ए की वैल्यू रहेगा एक। क्या रहेगा? एक। और पी ए जो होता है उसका वैल्यू हो जाता है कितना? पी ए की वैल्यू हो जाती है पी ए जीरो। क्या हो जाता है? पी ए जीरो। ध्यान देंगे, शुद्ध विलायक के ये होता है, आपको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? ए क्या होता है? विलायक। पी मतलब वाष्प दाब, तो विलायक का वाष्प दाब। जीरो को मतलब समझिए शून्य, सॉरी शुद्ध। क्या हो जाएगा? शुद्ध। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। हिंदी नाम आपको समझ में आया? ये क्या था? विलायक का वाष्प दाब। ये क्या हो जाएगा? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है। अब अगला काम क्या है हमारे पास? माना ये जो ये था, ये समीकरण एक है। कौन सा समीकरण है? समीकरण एक। ठीक है, तो समीकरण एक से कहां से फ्रेंड? समीकरण एक से यहां पर रखिए, क्या हो जाएगा? पी ए। तो पी ए के उठा के क्या लिखना पड़ेगा? पी ए जीरो लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि इसकी वैल्यू कितना है? पी ए जीरो। तो यहां पर रखिए, क्या हो जाएगा? पी ए जीरो। होगा कि नहीं? बीच में क्या है? बराबर। तो बराबर के तो के ही रहेगा। समझ में आ गया फ्रेंड्स? एक्स ए की वैल्यू कितना है? एक्स ए की वैल्यू कितना है फ्रेंड्स? एक्स ए वैल्यू कितना है? एक है। तो यहाँ पर के इंटू क्या हो जाएगा? एक। तो के बराबर कितना निकल गया? पी ए जीरो। के का मान कितना निकल गया फ्रेंड्स? पी ए जीरो। इतना आपको समझ में आ गया क्या? ठीक है। अब के मान को, मतलब ये जो के का मान है इसको फिर से कहां रखेंगे? समीकरण एक में। यहां पर लिख लीजिएगा, के का मान समीकरण एक में रखने पर, रख दे फ्रेंड्स। चलो रखते हैं। के का मान क्या है मेरे पास? पी ए जीरो। पकड़ो और यहां रखो, तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट में क्या है? पी ए बराबर इधर क्या है? के का मान कितना है? पी ए जीरो इंटू इंटू एक्स ए। ये चीज है कि नहीं? तो ये मेरा आंसर है। समझ में आ गया फ्रेंड्स? ये मेरा क्या है? आंसर। अब इसी को देख के परिभाषा लिखना पड़ेगा आपको कि विलायक का वाष्प दाब क्या होता है। समझ में आ गया? अब समझेंगे अच्छा से। ठीक है, तो आवासशील विलेय के विलयन में उपस्थित होने पर, मतलब शक्कर के पानी में उपस्थित होने पर, तो आवासशील विलेय के विलयन में उपस्थित होने पर विलायक का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और विलायक के मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। पॉइंट आपको समझ में आ गया ना? इसको देख के थ्योरी लिखना है, रट के नहीं जाना है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो ये कौन है? विलायक का वाष्प दाब। ये क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ये क्या है? विलायक का मोल प्रभाज। कैसे लिखेंगे? पी ए जो है पी ए जीरो और एक्स ए के गुणनफल के बराबर होता है। इसको हिंदी में बोलेंगे अब, विलायक का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और विलायक के मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। समझ में आ गया? हाँ, तो अंतिम रूप से बता रहा हूं, लिखना क्या है? आवासशील विलेय के विलयन में उपस्थित होने पर विलायक का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा विलायक के मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो यहां तक आपको पूरा थ्योरी लिखना है। इतना समझ में आ गया फ्रेंड्स? ठीक है। अब क्या हो जाएगा?
यदि विलेय का मोल, देखो हमारे पास देखिए ये किसका था, विलायक का मोल प्रभाज है, ये मेरे पास क्या है, विलायक का मोल प्रभाज। तो यहां लिखेंगे यदि विलेय का मोल प्रभाज XB हो तो, इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। देखो X का मतलब तो मूल प्रभाज ही होता है, A मतलब विलायक था, और B मतलब क्या होता है, विलेय होता है। तो ये विलायक का मूल प्रभाज है, तो ये क्या हो जाएगा, विलेय का मूल प्रभाज। इतना आपको समझ में आ गया। तो आपको मालूम होगा होता क्या है, XA प्लस XB क्या होता है, एक होता है। XA प्लस XB क्या होता है, एक होता है। मतलब विलायक का मूल प्रभाज और विलेय के मूल प्रभाज का योग इकाई होता है, आपको मालूम होगा। और नहीं मालूम होगा तो याद रखना है, होता है, ठीक है। मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा अलग से मूल प्रभाज के लिए, कि मूल प्रभाज होता क्या है, कैसे कैसे क्या क्या होता है, ठीक है। तो आपको मालूम होगा क्या कि XA प्लस XB बराबर क्या होता है, एक होता है। मतलब विलायक का मूल प्रभाज और विलेय के मूल प्रभाज का योग क्या होता है, इकाई होता है। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये मैंने मान लिया समीकरण 2, क्या मान लिया, समीकरण 2। तो समीकरण 2 में कौन है, XA है। समीकरण 2 में कौन है, XA है। तो यहां पर XA यहां भी है, तो यहां से XA का मान निकाल के यहां रख सकता हूं क्या, बिल्कुल रख सकते हैं। तो रखिए, यहां से निकालो XA का मान, तो A क्या हो जाएगा, XA को यहीं रखो बराबर, एक उधर है, एक XB को उधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, XB होगा कि नहीं। तो यहाँ पर किसका मान निकल गया, XA का। तो XA के मान को यहाँ रख सकता हूँ क्या, बिल्कुल रख सकते हैं, रखना ही है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, XA का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो XA का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दे फ्रेंड्स। चलो रखो, लेफ्ट साइड में क्या है, PA। तो PA बराबर इधर क्या हो जाएगा, PA 0 है इनटू XA का मान कितना है, 1 माइनस XB है, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, XB हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, PA 0 को अंदर गुना कर दो, तो PA बराबर PA 0 को 1 के साथ गुना करोगे क्या हो जाएगा, PA 0 ही जाएगा। माइनस तो माइनस, इसका गुना उसके साथ, तो क्या जाएगा, PA 0 इंटू XB, ये चीज आएगा फ्रेंड्स। इतना आपको समझ में आ गया क्या, ठीक है। अब किसी में भी माइनस नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो माइनस को पकड़ के लाओ इधर, तो मैंने इधर लाऊंगा क्या हो जाएगा, प्लस में नहीं हो जाएगा। तो PA 0 इंटू XB इधर लाया, मतलब बराबर के इस पार लाया, बराबर के इस पर लाया, तो माइनस किस में हो गया, प्लस में। अब बीच में क्या है, बराबर। इधर पहले से कौन है, राइट साइड में PA 0 है, लेफ्ट में ये है, उसको उधर ले जाओ, ठीक है। तो इसको मैं उधर ले जाऊंगा, क्या हो जाएगा, ये प्लस में था, इधर जाके माइनस, और क्या हो जाएगा, PA। इतना आपको समझ में आ गया क्या। अब यहां से निकालेंगे XB, क्या निकालेंगे, XB। तो XB को निकालूंगा क्या हो जाएगा, ये इनटू में है तो भाग में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, PA 0 माइनस PA बटा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, PA 0। ये मिल गया मेरे को अंतिम आंसर। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, विलेय का मोल प्रभाज। इतना आपको समझ में आया, तो ठीक है फ्रेंड्स। अब ये हमारा अंतिम आंसर तो मिल गया, तो हमें सभी का नाम जानना बहुत ही क्या है, जरूरी है। तो देखिए ध्यान देंगे ना, XB ये कौन है, विलेय का मोल प्रभाज। हिंदी नाम बता रहा हूं, ठीक है। ये मैथमेटिक्स में दिया है, मैं आपको क्या बता रहा हूं, हिंदी का नाम। तो क्या हो जाएगा, XB विलेय का मोल प्रभाज, PA 0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, PA विलायक का वाष्प दाब, PA 0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। इतना आपको समझ में आया। तो सबको अलग अलग से जानेंगे। ये तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, तो ये कौन है, PA 0 माइनस PA, ये है क्या, वाष्प दाब में कमी है, ये वाष्प दाब में कमी है, क्योंकि बीच में क्या है, माइनस, ठीक है। तो अधिक दाब माइनस कम दाब, मतलब वाष्प दाब में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, वाष्प दाब में क्या हो रहा है, कमी। समझ में आ गया, ठीक है। और ये शुद्ध विलायक है और यह शुद्ध विलायक है, आपको मालूम होगा। ये शुद्ध विलायक और क्या होता है, अशुद्ध विलायक। और शुद्ध विलायक में वाष्प क्या होता है, ज्यादा, तो वाष्प ज्यादा, तो वाष्प दाब ज्यादा रहेगा, तो इसका वाष्प दाब ज्यादा है, इसका वाष्प दाब कैसा रहेगा, कम। तो कमी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब वाष्प दाब में क्या हो रहा है, कमी। तो ये क्या है, वाष्प दाब में अवनमन या फिर वाष्प दाब में कमी। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। और इस पूरे को बोलते हैं क्या, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, अपेक्षिक अवनमन। अब एक चीज आपको याद रखना है, अब ये पूरा क्या हो गया, मतलब समझिए, ठीक है। ये जो दिख रहा है पूरे गोले में, वो पूरा क्या कहलाएगा, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। इतना आपको समझ में आ गया क्या, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्या जाता है, राउल्ट का नियम खत्म हो गया। इतना आपको समझ में आ गया। लेकिन ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं है कि आपको प्रश्न केवल ऐसा पूछे कि राउल्ट का नियम लिखिए और बताइए या फिर सिद्ध कीजिए। जरूरी नहीं है कि इसी प्रकार से क्वेश्चन है।
कुछ दूसरे प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कैसे आएगा उसको मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इस क्वेश्चन ये इसको डायरेक्ट बोल सकता है, बताइए शक्कर का पानी में उपस्थित होने पर या आवासशील विलेय के विलयन में उपस्थित होने पर विलेय का मोल प्रभाज विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के क्या होता है, बराबर होता है। पॉइंट समझ में आया? मतलब विलेय का मोल प्रभाज वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के क्या होता है, बराबर होता है। इस प्रकार से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि इस प्रकार से प्रश्न पूछा फिर भी आपको पूरा इतना ही छापना है, इतना ही लिखना है। इतना आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स? ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए यहां तक। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अनुभार की गणना कैसे करेंगे, किस लिए, राउल्ट के नियम के माध्यम से विलेय के अनुभार की गणना कैसे करेंगे, इसको सिद्ध करना ही बताऊंगा और हम लोग अंकित प्रश्न भी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नए वीडियो में। टाटा बाय बाय।